सो पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन पे बातें चल रही थी, है ना? या फिर ऐसे बोल सकते हैं पाई पाई नेगेटिव चार्ज, है ना, कॉन्जुगेशन, या फिर इसी को बोलते थे पाई फुल्ली फिल्ड, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। बट नेगेटिव चार्ज किस पे है? फुल्ली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। जिसपे जहां पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये बताया था। ध्यान में है? याद आ रहा है क्या? इसमें सबसे बेसिक एग्जांपल था एलाइल कार्बेनाइन। मैंने इससे बताया था, मान लो इसका वाई से रिश्ता है। अभी देखो यहाँ पाई बॉन्ड तो है, बट जो कार्बन है उसके पास लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करते हो और इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे लेके जाते हो, तो इस केस में जो बनेगा वो है एलाइल कार्बेनाइन। इसको क्या बोलते हैं? एलाइल एलाइल सी माइनस। और गौर से देखोगे तो जिसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी है। जिसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तीनों के पास हमें क्या दिखाना पड़ेगा? एक पीजेड, पीजेड, पीजेड। यहाँ पे जो पीजेड है वो पाई बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ जो पीजेड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। फुल्ली फिल्ड पीजेड है लेकिन उसपे इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। देखो तो 3 पैरेलल पी हो गया, तो यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते थे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा क्या इस कार्बोनाइन में रेजोनेंस है? फिर से ऐसे समझना, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा ही नहीं करेगा, उसकी क्या लॉजिक है? जिसपे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और जिससे जुड़ा है डबल। इतना सिंपल है। जिसपे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उधर डबल बॉन्ड है। इतना सिंपल है, ठीक है? ये लिखवा दिया था कल, है ना? कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये पाई लोन पेयर जैसा ही है। ये बिल्कुल कैसा है? बस इससे पहले वाला केस में जो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बातें हम कर रहे थे, वो क्या था? जिस एटम पे लोन पेयर था वो न्यूट्रल था। यहाँ पे जिस पे लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है। गुड टू गो? इतना लिख के गए होगे शायद तुम लोग। और मैंने ये भी जाते हुए लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर मैं इस कार्बेनाइन का बात करूं, इसको ऐसे भी दिखा सकते थे बच्चे। तो ये कार्बेनाइन में रेजोनेंस है या नहीं है? क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है इसमें? जिसपे नेगेटिव है सिंगल से जुड़ा है, लेकिन जिससे जुड़ा है वो sp3, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। समझ गए? इस केस में ये कार्बेनाइन ना sp3 कार्बन होता है। इस केस में इस कार्बेनाइन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? इसका अगर दो स्ट्रक्चर में बनाऊं, जाते हुए बनाता हुआ भी गया था ये, लेकिन एक बार और दिखा देता हूं कि इसका अगर स्ट्रक्चर हम ऐसे दिखाएं तो ये सही है, या फिर, है ना, ये सही है। जो नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, उसको एटॉमिक में दिखाएं या हाइब्रिड में दिखाएं? हाइब्रिड में दिखाना पड़ेगा यहाँ। क्यों? रेजोनेंस तो है नहीं, तो हाइब्रिड में ज्यादा स्टेबल है। ये सही है, गलत है? राइट। और यहीं पे जो एलाइल कार्बेनाइन का कल डायग्राम बनाया था, उसको भी थोड़ा एक बार रिकैप करा देता हूँ। एलाइल कार्बेनाइन में देखो ऐसा था, इसका दो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। देखो, एक स्ट्रक्चर बना दिया CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइब्रिड में दिखाता हूँ बच्चे, चलेगा? नेगेटिव चार्ज को कहाँ दिखाया? हाइब्रिड में। और इसके पास तो दो पीजेड है ही, क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पीजेड तो रहेगा। पाई बॉन्ड है तो पीजेड तो रहेगा। अब ये सोचना है कि ये सही लग रहा है या फिर दूसरा स्ट्रक्चर ये है।
है ना। दूसरा स्ट्रक्चर आप ऐसे ले सकते हो कि नेगेटिव को आप एटॉमिक में दिखाओ। यहाँ कौन सही है? कंफर्म। तो इतना अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ही मजा आने वाला है। और यही रीजन है कि इस कार्बन की स्टेरिक नंबर sp2 है ना। अगर सच में डे 1 से रिवाइज करके आते हो तो शुरू में कार्बोकेटायन कार्बेनायन फ्री रेडिकल के बारे में पॉइंट्स लिखवाया था नहीं, और उस पॉइंट्स में लिखाया था कि कार्बेनायन sp2 भी होता है और sp3 भी होता है। तो आज उसका लॉजिक मिल गया कि कौन सा कार्बेनायन sp2 होगा। वो कार्बेनायन जो कॉन्जुगेशन में है वो sp2 होगा, और वो कार्बेनायन जो कॉन्जुगेशन में नहीं है वो sp3 होगा। वेरी गुड, सीख गए। जो कार्बेनायन कॉन्जुगेशन में है वो sp2 होगा, और जो कार्बेनायन नॉन कॉन्जुगेटेड है वो sp3 होगा। लिख के रखिए जल्दी। The carbanion in conjugation are sp2. The carbanion in conjugation sp2. Non-conjugated carbanions sp3. The carbanion in conjugation sp2. Non-conjugated carbanion sp3. ठीक है, ये डायग्राम वगैरह भी बनाया था हमने, तो आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, हटा दो इसको। देखो फाइनल आपको बता दूं, जिस एटम पे नेगेटिव है क्यों इसके पास, पहले तो ये समझो। मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ये वाई से रिश्ता बना रखा है ए, और इस बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हो गया तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना ए पे, तो ए पे नेगेटिव आ जाएगा। और ए जिससे जुड़ा है बी से, अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो भी बैक बॉन्डिंग का केस होता है। समझ गए? तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ रेजोनेंस नहीं करता है, बैक बॉन्डिंग भी कर सकता है, क्योंकि लोन पेयर सिर्फ रेजोनेंस नहीं करता है, बैक बॉन्डिंग भी करता है। लोन पेयर की ही तो बात हो रही है। बस यहाँ जिस पे नेगेटिव है या जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनसेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिवली चार्ज है, बस यही तो अंतर है। तो यहाँ पे वो सारे लॉजिक लग जाएंगे जो लोन पेयर वाले थे। इस केस में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज या लोकलाइज्ड। अगर इसके पास एम्प्टी है तो नेगेटिव चार्ज क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज। बेटर टू से बैक बॉन्डिंग। दूसरा, ए पे नेगेटिव है, बी पे प्लस है, एट द सेम टाइम एम्प्टी भी है, है ना। यहां पर भी बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। बोलो, इन शॉर्ट ये कोई नया बात नहीं है बच्चे। हमने क्या किया पता है? ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड था, मैंने उसको तोड़ के ही ये बनाया, तो वापस जोड़ भी तो सकते हैं। इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो बाद में जोड़ भी तो दोगे। अगर पाई बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हो रहा है तो बाद में वो पाई बॉन्ड बना भी तो सकता है। बोलो, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 सपोज ऐसा है, एसीटोन, यहाँ नेगेटिव ले लिया और यहाँ प्लस ले लिया, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग है? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, अब 3 है, क्या यहाँ बैक बॉन्डिंग है? मैं बताऊं, एक लोन पेयर बॉन्ड में आ जाएगा और ये बन जाएगा प्रॉपर एसीटोन। ये क्या बन जाएगा पता है? एसीटोन के जब पाई बॉन्ड को तोड़ोगे ना, एसीटोन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो ऐसा ही दिखेगा, और पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ही जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो, देख लो। ऑक्सीजन ने लोन पेयर कार्बन को दिया ना, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये वो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। ऑक्सीजन, हाँ, फिर से रिपीट करूं, जिसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, मतलब जिसके पास लोन पेयर है और
नेगेटिव लोन पेयर है विथ नेगेटिव चार्ज, दोनों बातें सेम, लेकिन जिससे जुड़ा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग है ना। और तीसरा केस जो हमने अभी बताया ही कि जिसपे नेगेटिव है वो जिससे जुड़ा है उसने बाई बॉन्ड बना रखा है, इस केस में भी रेजोनेंस होगा। जिसपे नेगेटिव है वो जिससे जुड़ा है उसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, यही सब तो केस है। बोलो, अब मान लो किसी पे नेगेटिव है और वो जिससे जुड़ा है उसके पास नो एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, उसकी औकात नहीं है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को टेक ओवर करने का, नहीं होगा। ये लोकलाइज्ड है, क्या है, लोकलाइज्ड है। आ रहा है समझ में। इनफैक्ट जिस पे नेगेटिव है वो बहुत सारे आइटम्स है, बी सी डी ई सबसे जुड़ा है, बट यहीं पे नो एम्प्टी, तब भी बोलेंगे क्या है, जिस पे नेगेटिव है वो जुड़ा तो बहुत कुछ से है, लेकिन जिससे जुड़ा है वही नहीं कुछ कर रहा है, तो आगे का कोई मतलब ही नहीं। जिससे जुड़ा है डायरेक्टली उसी के पास एम्प्टी होना चाहिए, पी या डी, तो बैक बॉन्डिंग। या जिससे जुड़ा है वही पाई बॉन्ड बना रखे तो डिलोकलाइज्ड। तो मैं मतलब ये सारी चीजें लोन पेयर में भी बता ही दिया था, लेकिन दोबारा एक चीज समझा रहा हूं कि कैसे गेस कर लेंगे कि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, हाउ टू रियलाइज, है ना, कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा। लिख के रखो जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, चलो बताओ। कार्बन आयन में जैसे होता है ना कि हर बार पढ़ा रहा हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आपको पता करना है कि रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, ये तो बहुत बेसिक था ना बच्चे, ये दोनों सेम है, इसको और थोड़ा बढ़ा देता हूं, है, बोलो, दो पाई बॉन्ड ऐसे आ चुका है ना। दोनों डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए, बोलो। दोनों मॉलिक्यूल सेम है ना, ठीक है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, है। क्या सब लोग को लगता है कि हमें ऐसा भी ड्रॉ करना चाहिए, या तुम लोग कंफर्टेबल हो, पक्का, है ना। वन लाइन डायग्राम को मैं इस तरह से बता देता हूँ, है ना रेजोनेंस, ओके, है। ये नेगेटिव उधर नहीं जाएगा, लेकिन ये भी तो एलाइल जैसा ही केस है, ठीक है, उधर नहीं जाएगा रेजोनेंस करने, लेकिन यहाँ तो कर ही लेगा, ये वाले पार्ट में रेजोनेंस हो जाएगा, नहीं, ओके। है क्या, देखो ऐसा है, जिस पे नेगेटिव है वो जुड़ा है sp3 से, ब्रेक हो गया ना बीच में, पैरेलल p वाली बात नहीं रही, तो यह नहीं होगा। जिसमें नहीं हो रहा है मैं वो क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है, होगा क्या, पक्का हो जाएगा। पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, sp3 जिसपे नेगेटिव है अगर उसके आजू बाजू sp3 है और ऐसा आइटम है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बोलिए। देखो O माइनस कर रहा हूं, पता है O माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 7 में एक इधर शेयर किया ना, ऐसा, इसमें से 3 में से एक लोन पे रेजोनेंस करेगा, तीनों नहीं करेगा, ये बताया था, एक ही पी में रहेगा बाकी। तो देखो ना, जहां पे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उधर पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस होगा यहाँ पे, हो जाएगा राइट। जहां रेजोनेंस होगा, और पता है कैसे बना होगा, मैं सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लो यहाँ OH है,
यहाँ पे क्या है, OH है। पता है ऑक्सीजन न्यूट्रल होता है तो भी उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, होता है ना। अगर मान लो सिर्फ ऐसे पूछता तो बोलता है यहाँ रेजोनेंस है या नहीं है, बोलेंगे है, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, क्योंकि जिसके पास लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर मल्टीपल बॉन्ड है, 2 में से 1 लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, 2 में से 1 लोन पेयर है ना। अगर ये बॉन्ड का हेट्रोलिसिस कर दिया तो यहाँ H+ निकल जाएगा, और ऐसे भी H+ निकल सकता है, एसिडिक होता है अल्कोहल्स। अब देखो क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर के फॉर्म में आ गया, इसीलिए जब यहाँ विनाइल O- है तो O- के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाते हैं, 2 तो पहले से था, एक उस बॉन्ड के हेट्रोलिसिस की वजह से आया। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ क्या ये रेजोनेंस करेगा, क्या इसमें रेजोनेंस है, सिर्फ इसमें, अरे पाई लोन पेयर तो है ही ना, पाई लोन पेयर तो है ही, क्या इसमें रेजोनेंस है, पाई नेगेटिव चार्ज, इनफैक्ट पाई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल यहाँ भी है और पाई फुल्ली फिल्ड यहाँ भी है, बस फर्क है यहाँ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जिस एटम पे वो न्यूट्रल है और यहाँ फुल्ली फिल्ड जिस एटम पे है वो, आ रहा है समझ में, पक्का, लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी सारे एग्जाम्पल लिखिए। आपको नेगेटिव चार्ज को देखकर पता कर लेना है कि रेजोनेंस है या नहीं है, ठीक है, जल्दी आगे बढ़े। देखो ये बड़ा फेमस कार्बन आयन है, इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बन आयन, क्या रेजोनेंस होगा, जिसपे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और इधर पाई बॉन्ड, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और ये पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन भी है, बोलो मानते हो इस बात को, अरे ऐसा नो, इसका अगर डायग्राम बनाओगे ना बच्चे तो देखो ऐसा दिखेगा, ये जो कार्बन बाहर है ना उसके पास नेगेटिव चार्ज है P में, और बेंजीन के बारे में क्या ही बताना तुम्हें पता है कि बेंजीन के पास 6 पैरेलल P होता है, सुना है ना। तो बाहर का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग की तरफ फ्लो करेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो अकेला नहीं रहता, नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में है तो वो अकेला नहीं रहता, समझ गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर रेजोनेंस नहीं आता ना बच्चे तो ऑर्गेनिक भूल जाना, मैं इतना तसल्ली से इसीलिए पढ़ा रहा हूं। इंडक्टिव रेजोनेंस अभी जो चल रहा है ना GOC1, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ना, ठीक है, बहाने नहीं चलेंगे, सीखना ही पड़ेगा। क्लियर है। और बहुत सिंपल है, मतलब नहीं आ रहा है समझ में, रियलिटी में नहीं समझ में आ रहा ना क्या है नहीं है कैसा है, रियलिटी तो नहीं समझ में आता ना कि कैसे हो रहा है, चीजें समझाने का पूरा कोशिश है ना। तो ऐसे समझ लेना बहुत सारे चीज रियल नहीं है लेकिन तुम समझ जाते हो, बहुत सारी चीज रियल नहीं है, क्या जी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे प्रोफाइल रियल नहीं है, समझ जाता है ना तू, हाँ, इंस्टाग्राम पे दूसरे का लाइव देख के लगता है वो रियल में ऐसा लाइव जी रहा है, जाके देखो पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, बस शो ऑफ है, हाँ। ओके, ये बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, नेगेटिव तो है ऑक्सीजन पे, है ना, नहीं होगा, ठीक है, पक्का ना। हो जाएगा, कैसे, जहां नेगेटिव है सिंगल से जुड़ा है, सामने पाई बॉन्ड है, राइट, जहां नहीं होगा वो मैं हटा दे रहा हूं, है ना।
नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। पक्का? हाँ। ठीक। सल्फर है, आजू बाजू में सल्फर है, नहीं होगा। जिस पे नेगेटिव है उसके आजू बाजू में सल्फर है, सर उसके पास तो रहता है ना एम्प्टी। बैक एंड डी होता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, पी पाई डी पाई, सल्फर का डी यहाँ हो जाएगा है ना। अच्छा, ये आजू बाजू में अगर ऑक्सीजन होता तो नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास बैक एंड डी कभी नहीं होता। नहीं समझे? मान लो यहाँ नेगेटिव है लेकिन अगल बगल में ऑक्सीजन है, होगा क्या इसमें? ऑक्सीजन तो खुद ऑलरेडी उसके पास 2 लोन पेयर है और उसका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 2 बॉन्ड में खर्च किया, 2 लोन पेयर में रखे, तो कुछ बचा भी नहीं ना उसके पास, तो यहाँ हो जाएगा बट यहाँ नहीं होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ऐसा नहीं कि जहां नेगेटिव है हर जगह नेगेटिव हर जगह रेजोनेंस कर दो, नहीं। दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग बच्चे, है ना, दिस इज द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर भी देखो, अगर ऐसा है CH3SO माइनस, CH3SO माइनस, O माइनस सल्फर के साथ कर लेगा रेजोनेंस, सल्फर के बैक एंड डी है, O माइनस पी पाई डी पाई हो जाएगा। ये बैक बॉन्डिंग है, रेजोनेंस नहीं है, लेकिन हो जाएगा। होपफुली मैं सबको समझा दिया कि पाई नेगेटिव होगा या नहीं होगा, पक्का? चलो देखें आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में। एक और क्वेश्चन, CH2 माइनस NO2, CH2 माइनस NO2, होगा होगा ओ पे ओ तो डबल बॉन्ड जुड़ा बनाएगा होगा ना, उसमें। तो हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक होगा लोन पेयर है उसके पास, वो बैक बॉन्डिंग क्यों करेगा उससे? इसको हटा दे क्या, ऊपर वाले सारे पार्ट हटा दे, सिर्फ उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, फिर बहस कर लेंगे। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें और एक डबल बॉन्ड है, तो सर उसके पास तो है ही नहीं, तो क्यों करेगा? सरयू क्या लग रहा है होगा उसमें? उसको एक्सपेंड करेंगे डबल बॉन्ड तो दे रहा डबल बॉन्ड तो है ना, पाई और लोन पेयर तो CH2 NH2 है, CH2 NO2 है, डबल बॉन्ड कहां पर है? उसको एक्सपेंड करना, ठीक है, इसको हटा दूं, वो लोन पेयर का क्या होगा? ये सब लिख लिया ना, ये सब लिख लिया, प्लीज कॉपी में जो भी लिख रहा हूँ सब लिखना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। जल्दी कंप्लीट करना है ना। सर मेरा हो गया सर वो एसपी में मयंक क्या लग रहा है बच्चे? बताओ ना सर, जल्दी। एक मिनट सर, 2 मिनट। लिख के ही कंप्लीट नहीं किया? एक मिनट सर, एक मिनट दो। हम सर अब बताओ। नहीं सर, सर बताओ जल्दी। नहीं होगा सर, इसमें नहीं होगा, वही बोल रही हूँ। हाँ सर। होगा। ठीक ठीक, इधर देखो, CH2 माइनस है, यहाँ नेगेटिव है, जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से उसने पाई बॉन्ड बना रखा है। लेकिन सर वो उसका लोन पेयर रेजोनेंस किसके साथ करेगा? इसका लोन पेयर जिस कल भी बताया था, जिसके पास लोन पेयर होता है उसने अगर ऑलरेडी 5 बॉन्ड बना रखा है तो वो हाइब्रिड में होता है, एटॉमिक में होता ही नहीं, हो जाएगा रेजोनेंस, है ना। लेकिन इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना बच्चे, ऐसा बनेगा, देख ये फ्यूचर में ड्रॉ करना सीखेंगे, है ना। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये C का नेगेटिव उठ के कहाँ चला जाएगा? O पे। C का नेगेटिव उठ के कहाँ चला जाएगा? O पर, है ना। सिखाएंगे, अभी तो फिलहाल रेजोनेंस का जो कंडीशन बोला सेटिस्फाइड है, चेक करो।
साइड है लेकिन वो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास कैसे जा रहा है? लोन पेयर नहीं जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर। ये तो दो उसके पास लोकलाइज्ड है पहले से, हाँ। ये इलेक्ट्रॉन भी उधर गया इसलिए यहाँ 3 लोन पेयर दिखा रहा हूँ, और और ये वाला इधर पाई बॉन्ड बना दिया, 3 न्यूट्रल हो गए। रेजोनेंस बाद में करना सीखेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप सीखो कि डीलोकलाइज्ड है या नहीं है। फेनॉल वगैरह में होता है ना, माइनर में नहीं आएंगे स्ट्रक्चर क्योंकि एक्सरसाइज में थे। आज तक जो पढ़ा रहा हूँ आएंगे, मैं बता देता हूँ, है ना। सर फेनॉल में भी ऐसे होता है। कल एक क्लास और है, कल वाली नहीं आएगी लेकिन आज तक आएगी। मैंने कॉपी में जितने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं वो सब आ सकता है, ठीक है। सर ऊपर वाले स्ट्रक्चर रफ मत करना। ये बताओ, अगर समझ गए तो होगा रेजोनेंस या नहीं होगा? होगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? कर जाएगा। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, सेम चीज है जो अभी उधर पढ़ा। इधर डबल बॉन्ड होता है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख के देखो, तो जिसपे नेगेटिव है सिंगल से जुड़ा है, जिधर जुड़ा है उधर डबल बॉन्ड है, हो जाएगा। बोलो, है ना। मुझे बताओ अनन्या, एसीटेट आयन में रेजोनेंस है या नहीं है, और है तो कैसा रेजोनेंस? इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। इसको बोलने दो। एसीटेट आयन में रेजोनेंस है या नहीं है? पलक, है? हाँ, होगा। कैसा, क्या काइंड, कौन सा होगा मतलब? देखो लास्ट क्लास डिस्कस भी किया था इसमें, एक बार फिर से बात कर लूं ना, ऐसा बताओ। ये हटा दो ना। देखो समझो, पहले तो लास्ट क्लास ये क्वेश्चन दिया था, एसिटिक एसिड, साइलेंस, एसिटिक एसिड का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना एसिटिक एसिड का, तो लास्ट क्लास जाते हुए क्वेश्चन दिया था कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कौन सा डीलोकलाइज्ड है। क्या था इसमें बताओ? जिसपे लोन पेयर है उसने ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना रखा है, तो 99.99% चांस है लोकलाइज्ड होगा। जिसके पास लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उधर डबल बॉन्ड है, तो ये पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। इन दोनों में एक सिर्फ क्या होगा, लास्ट क्लास बताया था, डीलोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड, और ये दोनों भी लोकलाइज्ड, याद है। अब देखो, ये बॉन्ड एसिटिक एसिड एसिड है ना, वो H+ दे देगा, तो इसका जब हेट्रोलिसिस से H+ निकाल दोगे तो बन जाता है एसीटेट आयन। क्या बन जाता है? एसीटेट आयन। और पता है एसीटेट आयन में ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास 3 लोन पेयर आ जाएगा, इसके पास तो 2 है ही पहले से। एसीटेट आयन में जो ऑक्सीजन है H+ फायर कर दिया ना उसने, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी उसी पे आ गया। तो अब बताओ, मैं बात कर रहा था इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, इसमें नहीं है मतलब ये मतलब ये, अब बताओ है या नहीं है? फिर से वही, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहां आ सकता है, समझ गए? तो सर उसमें एक ही बोलेंगे। अरे बिल्कुल ऐसे, जैसे तुम लोग एक जगह नहीं ठहरते ना, उसी तरह लंगीटेजा घूमता रहता है, इधर से उधर हॉप करते रहते हैं, मौका जैसे ही मिला इधर से उधर। लोन पेयर भी हॉप करता है। और वो ऑक्सीजन पे अभी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, और वो जिससे जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और फिर से वो जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके लिए होगा नेगेटिव पाई। सर तो उसमें एसीटेट आयन में
उसमें वो 3 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वो दूसरे वाला ऑक्सीजन के पास, तो उसमें से एक एक डिलोकलाइज होगा बस, एक ही लोकलाइज होगा। 2 लोकलाइज्ड होगा, एक डिलोकलाइज्ड होगा। हाँ, तो सर उसका जो है ना स्ट्रक्चर में इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ना फ्यूचर में, ऐसे एरो के साथ बनाना सीखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, नेगेटिव इधर आ गया और इधर डबल बॉन्ड, और इस पे 2 लोन पेयर पड़ेगा, यहाँ 3 दिखने लगेगा। 3 क्यों दिख रहा है उस पे? क्योंकि 2 पहले से था, पाई इलेक्ट्रॉन भी उधर गया। इस पे 2 क्यों दिख रहा है? 3 था लेकिन 2 दिख रहा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ में आया? बोलो। तो एसिटिक एसिड में भी रेजोनेंस है, पाई लोन पेयर, और एसिटेट आयन में भी रेजोनेंस है। कैसा रेजोनेंस है? पाई। एसिटेट आयन में भी रेजोनेंस है। कैसा रेजोनेंस है? पाई नेगेटिव। पाई लोन पेयर ही बोल दो, लेकिन जिस पे लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अरिया, यही समझ रहे थे ना कि बस ऐसे आंसर क्या होगा? ऐसे ही था ना? ठीक, डाउट नहीं कर रहा हूं मैं, कंफर्म हो रहा हूं बस। आगे बढ़े। पता है सल्फोनिक एसिड RSO3H होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो यहां पर भी आपको रेजोनेंस दिखेगा। बताओगे यहाँ पे कैसा रेजोनेंस है और कौन सा लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। हाँ, ये सब नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज वो वाला। ये वाला एक होगा। अगर सिर्फ सल्फोनिक एसिड बोलेंगे तो पाई लोन पेयर है, हाँ, लेकिन पता है ये कभी ना कभी H+ फायर कर देगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H+ देता है, हाँ, तो बन जाएगा RSO3-। हाँ, RSO3- का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ भी रेजोनेंस है। हाँ, उधर नेगेटिव पाई नेगेटिव चार्ज देख रहे हो, ये जैसे एक H+ दिया, सिर्फ सल्फोनिक में भी बोलेगा तो बोल देना पाई लोन पेयर, हाँ, लेकिन सल्फोनेट आयन में पाई नेगेटिव। पता है ये नेगेटिव उठ के इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसीलिए इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बनते हैं। जैसे एसिटेट के 2 ही बनेंगे, देखो दोनों बना दिया है, पहले नेगेटिव यहाँ, बाद में ऊपर, यहाँ पे नेगेटिव 3 जगह फैल जाएगा। रेजोनेंस जैसा है, पाई बॉन्ड है ना तो बैक बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, एम्प्टी रहता तो, पाई बॉन्ड नहीं रहता तो बैक बॉन्डिंग बोल देते। क्लियर है? बोलो। हम्म, सल्फोनिक में, सल्फ्यूरिक में 2 पाई बॉन्ड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसका आईयूपीएससी भी पढ़ा था हमने। आईयूपीएससी में सेकंड पे यही प्रायोरिटी में आता है ना, फर्स्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड पे सल्फोनिक एसिड, तो पढ़ा ही ये तो है ना। अभी उसका पूरा ऑपरेशन हो रहा है मॉलिक्यूल का, कितने इलेक्ट्रॉन है, किसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर सकता है। नहीं, सबको आ रहा है समझ में?
ठीक है, चलो लिखो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई फोर्थ होगा शायद, या फोर्थ या फिफ्थ। देखो पाई पॉजिटिव चार्ज है ना, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, इसको पाई एम्प्टी ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, पाई एम्प्टी ऑर्बिटल। बड़ा सिंपल है, पाई बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए, है ना। ये जिस एटम से जुड़ा है इसके पास एम्प्टी चाहिए, एम्प्टी पीओडी, सेंट्रल एटम एक पाई बॉन्ड है, जिससे जुड़ा है उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी। और कभी कभी क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, कभी न्यूट्रल भी हो सकता है, दोनों एक साथ ही बताता हूँ, अलग अलग नहीं बताता। मैं बस बोल रहा हूँ एक पाई बॉन्ड है और जिससे जुड़ा है उस पे ना ही लोन पेयर है ना ही नेगेटिव चार्ज है, वो बेचारा कंगाल है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके पास। क्लियर हुआ क्या बोला, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल है ना, अच्छा ये कैन बी, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कैन बी न्यूट्रल है ना, और पॉजिटिवली चार्ज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। फिर से ए एक ऐसा एटम है जिसपे एम्प्टी ऑर्बिटल है, खुद न्यूट्रल भी हो सकता है और जुड़ा जिस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और जिससे जुड़ा है, तो यहां भी रेजोनेंस है। कैसे, इसका सीन कैसा होगा, सोचो इसका सीन कैसा होगा, दो पी तो है ही ना बच्चे जो आपस में शेयर्ड है, राइट। और मैं बोल रहा हूं ए पे एक एम्प्टी भी है, तो तीन पैरेलल पी नहीं हो गया क्या, तीन ही तो चाहिए रेजोनेंस के लिए। बेस्ट एग्जांपल देखो, अगर मैं ले लू एलाइल क्लोराइड, क्या ले लिया, एलाइल क्लोराइड। अब बताओ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा ये बॉन्ड, हेट्रोलिसिस करो, हेट्रोलिसिस करो, इसीलिए पहले हेट्रोलिसिस पढ़ाया है, दोनों वो लेके जाएगा। तो ये जो बनेगा ना बच्चे हेट्रोलिसिस के बाद, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटाइन, क्या बोलते हैं, एलाइल सी प्लस। अब तुमसे पूछेगा क्या एलाइल सी प्लस में रेजोनेंस है, क्या एलाइल सी प्लस में पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। जिस पे प्लस है वो एक ऐसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उधर पाई बॉन्ड है। इसका अगर फ्यूचर देखोगे तो इसका फ्यूचर ऐसा है, देखो आपको तो पता ही होता है कि कार्बोकेटाइन के पास एक एम्प्टी पी होता है और इसके पास दो पी है जो शेयर्ड है, तीन पैरेलल पी हो गया। याद करो कार्बोकेटाइन के बारे में कभी लिखा है तो ऑल कार्बोकेटाइन हैविंग एम्प्टी पी है, और इधर दो पी उसको पैरेलल दे दिया। सो डू यू थिंक दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यस। अच्छा पता है यहां पे अगर तुम ऐसा ले लेते ना, CH2 डबल बॉन्ड CH BH2, यहां भी रेजोनेंस है, हाउ कम, बी के पास एम्प्टी, बोरोन न्यूट्रल है लेकिन फिर भी उसके पास एमटीपी, BF3 के पास होता है, याद करो, BH3 के पास होता है। बोरोन तीन बॉन्ड बनाने के बाद भी एक ऑर्बिटल खाली रहता है, बॉन्डिंग में कभी समझाया था। तो देखो यहां पर भी पाई एम्प्टी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, बट इसको बोलेंगे पाई एम्प्टी ऑर्बिटल न्यूट्रल कॉन्जुगेशन, और यहां भी पाई एम्प्टी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है। बोरोन का यहां डायग्राम बनाओगे ना, देखो यही होता है ना, बॉन्डिंग अगर खतरनाक होता तो ये वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाता कि न्यूट्रल बोरोन के पास भी एक एमटीपी होता है और इधर दो एमटीपी तो है ही। आ रहा है समझ में, बोलो। आज के बाद जैसे आपने ये देख लिया ना नेगेटिव चार्ज, कार्बेनाइन रेजोनेंस है या नहीं है, आपने बताया ना कार्बेनाइन में होगा या नहीं होगा। सिमिलरली आज के बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन में होगा या नहीं होगा रेजोनेंस। यार इधर सही लगता है यार, उधर तो बहुत गर्मी लगती है। इधर सही लग रहा है माहौल, ऐसा लग रहा है तुरंत जज्बात बदल गई। हाँ तो उसमें एंगल वगैरह देखिए। ओके, अभी आपको
ये पावर चाहिए कि कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, बताना है आपको। एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल, ये तो आप समझ ही रहे होगे, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। करेगा। ऐसा रेजोनेंस होगा, हाँ। बढ़िया। अब मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम ही बना देता हूँ, चलेगा? हाँ। क्या रेजोनेंस होगा? होगा होगा। मैं बताऊं, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोलता सबसे ज्यादा वो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव उठ के यहाँ आएगा, दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, इसके 3 होंगे, इसके 4 होंगे, बनाना भी सिखाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ गए? बोलो। वेरी फेमस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजाइल कार्बोकेटायन, दिस इज एलाइल C+ एंड दिस इज बेंजाइल C+, बहुत स्टेबल होता है। इसका अगर डायग्राम बनाओगे ना, तो जो बाहर जो कार्बोकेटायन है ना बच्चे, बाहर जो प्लस है वहां सिर्फ एक MTP दिखाना, और बेंजीन के पास 6p है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, बेंजीन के पास 6p है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन उसको सपोर्ट करता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करता है, बेंजाइल कार्बोकेटायन। आ रहा है समझ में? जहाँ रेजोनेंस नहीं होगा वहां मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है? अब खुद देख लो तुम है या नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? जहाँ प्लस है वो sp3 से जुड़ा है, इसमें है, क्रॉस कहाँ किया मैंने? प्लस है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, पाई पाई होगा, पाई पॉजिटिव नहीं होगा। अगर पूछेगा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में कहाँ है, तो ऑब्वियसली इन सब में है, इसमें नहीं। क्लियर है? बोलो, थोड़ा फास्ट लिखिए। क्या ये प्लस रेजोनेंस करेगा? तीनों तरफ कर सकते हैं, इस पाई के साथ भी, इधर भी, इधर भी। अरे ऐसा नो, यस और नो, फोकस फोकस, डन। कार्बोकेटायन रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? बहुत बार कार्बोकेटायन ना बच्चे रेजोनेंस से भी ऊपर की बातें कर लेता है, जिसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। नाउ डू यू थिंक दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबल? क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है? अभी नहीं है। खतरनाक स्टेबल है, हाँ, स्टेबल है। क्योंकि जिससे जुड़ा है उसके पास डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट है, यहाँ डायरेक्ट लोन पेयर का सपोर्ट है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है। बैक बॉन्डेड कार्बोकेटायंस आर वेरी स्टेबल। सर पर अभी इस स्टेट में तो नहीं है ना स्टेबल, जब वो बॉन्ड बनाएगा। नहीं नहीं, लेकिन अगर पूछ दिया कि ये स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि बन जाएगा तो बन जाएगा ना। और सर ऊपर वो कार्बोकेटायन में कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना इसके पास ना हाँ, MTP है बस, तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है उस साइड के इन पास? सब में एक एक है सबके तो वो पास। बॉन्ड कैसे बन रहा है? ये तो पाई बॉन्ड बना ही है ना बच्चे, साइडवेज ओवरलैपिंग से, वही तो 3 पाई बॉन्ड दिखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, इक्वल ओवरलैपिंग से बन जाता है। तो कार्बन को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना है तो उसको पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। किसको? कार्बन रेजोनेंस कैसे होगा बाद में करेंगे, अभी फिलहाल रेजोनेंस है, ठीक है? और उसके बाद अगर हम रेजोनेंस की बात नहीं करें 8th वाले में, और उधर इंडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव के नजरिए से देखें, तो फिर वो जो कार्बन है वो तो इंडक्टिव से तो अनस्टेबल है, अनस्टेबल। लेकिन जहाँ रेजोनेंस हो रहा है वो बॉस होता है, तो डिसाइड अब रेजोनेंस करेगा, इंडक्टिव नो वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब अगर स्टेबिलिटी पे आया तो हम हमेशा रेजोनेंस इज बॉस, और अगर रेजोनेंस से नहीं समझ में आया तो फिर तब तो सर बैक बॉन्डिंग अभी स्टेबल है कि रेजोनेंस स्टेबल? बैक बॉन्डिंग तो है ही स्टेबल, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस ही है ना? एलाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन और 8th वाले क्वेश्चन है, इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, और 8th वाला इसी को बोलते हैं 8 वाला, वो सबसे बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल होता है। अगर
पूछेंगे या कभी क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसा कि पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन और पाई पाई कॉन्जुगेशन से कौन सा स्ट्रॉन्गर है, ऐसा आएगा? नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं आएगा। आपको 4 कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी पूछ लेगा, चारों एनायन में कार्बोनाइन में स्टेबिलिटी पूछ लेगा। और अभी क्या है, देखो एप्लीकेशन नहीं करा रहा हूँ रेजोनेंस का, लेकिन हर बार क्वेश्चन बोलते जा रहा हूँ कि अगर लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है तो वीकर बेस है। नाइट्रोजनियस बेस में कराया था ना कि लोन पेयर अगर डिलोकलाइज हो गया तो वीकर बेस। तो ऐसे सवाल रहेंगे अभी संडे। अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है तो स्टेबल है, कार्बोनाइन ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है तो स्टेबल है। ऐसे सवाल रह सकते हैं, समझ गए? सर समझ रहे हो उसमें क्या होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर पाई बॉन्ड बना, ये पूरा इधर आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा और फिर पाई ये बॉन्ड दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। बराबर, मतलब इंसर्ट सिर्फ इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां जाएगा पे और इससे पाई बॉन्ड, तो इधर पाई बॉन्ड ये प्लस यहाँ पहुंच गया, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हो गया डन। बोलो पाई पॉजिटिव समझ में आ रहा है आपको? पक्का? देखो मैं अभी क्या बता रहा हूँ, वेयर एंड हाउ नहीं, वेयर एंड व्हाट एंड व्हाई। हाउ नहीं, कैसे होता है वो नहीं, हाउ टू ड्रॉ ये नहीं करना है। बस कोई स्ट्रक्चर को देख के बता रहे हैं रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। चलो तुम बताओ, आप बताओ। रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। होगा? होगा हाँ। जैसे उसके पास एसपी ऑर्बिटल से जुड़ा है, उसके बाद डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसका डायग्राम बनाओगे ना बच्चे, ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ बोरोन है ना, बोरोन के पास ना एक एम्प्टी पी होता है। अगर बॉन्डिंग अच्छे से समझते हो तो इसके पास एम्प्टी पी है, और इधर जो पी है ना उसने तो पाई बॉन्ड बना रखा है। यस नो? तो 5 पैरेलल पी हो गया ना, देयर विल बी रेजोनेंस। ठीक है, देखो पाई एम्प्टी विथ न्यूट्रल वो कम है, इसीलिए उसके ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए, है कि नहीं? पाई एम्प्टी विथ न्यूट्रल वो कम है, इसीलिए उसके ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए। ठीक है, अभी देखो कल के टेस्ट का सवाल है, इस पे लोगों ने डाउट भी पूछे मेरे से कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कल जो नीट की अभी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसका सवाल है कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है? पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। उसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। फुल सिलेबस टेस्ट जो चल रहा है ना अभी, है ना, हीरो का जो पेपर हो रहा है वो खतरनाक पेपर हो रहा है, तुम लोग देख नहीं रहे हो। कम से कम कुछ लोगों ने 70-80 पेपर दे चुके हैं, और उसके बाद 3 मई को जा रहे हैं टेस्ट देने। इतनी मेहनत 7 साल में मैंने कभी नहीं लिया जितनी मेहनत इस साल की। जस्ट रीजन ये कि अपने हाथ में, वहां तो डिसाइड हो जाता था ना हेड ऑफिस से इतना ही पेपर लेना है 10, तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। बोलो क्योंकि उसके ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। देखो पहले समझना, यहाँ रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस जैसे होगा ना प्लस यहाँ पहुंचेगा, फिर बैक बॉन्डिंग होगी। मतलब यहाँ रेजोनेंस भी है बैक बॉन्डिंग भी है, इधर भी रेजोनेंस है बैक बॉन्डिंग, मतलब 2 बार रेजोनेंस 2 बार बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे 1 बार रेजोनेंस सिर्फ 1 बार बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे सिर्फ बैक बॉन्डिंग, और यहाँ सिर्फ रेजोनेंस।
तो फर्स्ट वाला यही ऑर्डर, यही ऑर्डर में ही सजा हुआ है। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर से रिपीट करूं, जहां प्लस है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर पाई बॉन्ड है। पता है फ्यूचर में क्या होगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा ना, तो इसकी जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसी दिखेगी। देखो ऐसा दिखेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। और जैसे यहाँ प्लस है, ऑक्सीजन कार्बोकेटाइन डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी ना। नहीं समझे? कार्बोकेटाइन अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा है, मैं बता दूं, अगर C प्लस डायरेक्टली कोई ऐसे एटम से जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, हाईली स्टेबल। C प्लस अगर किसी एक ऐसे एटम से जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है, हाईली स्टेबल। डायरेक्टली जुड़ा हो या इनडायरेक्टली जुड़ा हो चलेगा, बीच में पाई बॉन्ड आते चला जा रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि इस केस में इस कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो सर थर्ड वाले में सिर्फ बैक बॉन्डिंग है, थर्ड वाले में सिर्फ बैक फोर्थ बॉन्डिंग, वाले में सिर्फ रेजोनेंस है। तो सिर्फ बैक बॉन्डिंग और सिर्फ रेजोनेंस में बैक बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी हमेशा हमेशा बैक बॉन्डिंग तो बहुत खतरनाक है। इन दोनों में बैक बॉन्डिंग था, इसीलिए ये इसको थर्ड में रखा है। अगर यहाँ दोनों में रेजोनेंस होता ना सिर्फ, तो इसको फर्स्ट पे रखना पड़ता। इन दोनों में पहला दूसरा में बैक बॉन्डिंग है। अच्छा, पहला दूसरा में डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन है वहां पे। देखो ऐसे समझो, ऐसे ऐसे अगर कार्बोकेटाइन है और वो डायरेक्टली एक ऐसे एटम से जुड़ा है जिससे लोन पेयर है, हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। कार्बोकेटाइन है जो जुड़ा तो है लेकिन बीच में एक पाई बॉन्ड आ गया, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग विद रेजोनेंस। कार्बोकेटाइन है, जुड़ा है इस तरह से, और फिर यहाँ A प्लस है, यहाँ बैक बॉन्डिंग मोर रेजोनेंस। इन तीनों में बोला जाए सबसे ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ A को डिफाइन करना है तो डिफाइन कर लो, A को डिफाइन कर लो। चलो NH2 ले लो, NH2 कौन ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में? नीचे वाला आया समझ में? A को डिफाइन कर दो ना, क्या दिक्कत है? सिर्फ बैक बॉन्डिंग, वन रेजोनेंस विद बैक बॉन्डिंग, टू रेजोनेंस विद बैक बॉन्डिंग, ओनली बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग, रेजोनेंस रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग, ऐसे चल रहा है कि नहीं? डांसिंग जैसा है, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, फोर स्टेप डांस। क्या समझ गया ना? हाँ, अगर सिंगल रेजोनेंस हो रहा है तो बैक बॉन्डिंग। क्लास एकदम अच्छे से करो, बहुत सवाल आएंगे आज के क्लास से, फिर बोलना नहीं कि नहीं बताया। सर अगर एक सिंगल रेजोनेंस हो रहा है और एक सिंगल बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो उसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा है। बैक बॉन्डिंग बिल्कुल। अब इसके पीछे लॉजिक भी देता हूँ। स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। नहीं, स्ट्रक्चर कम बनेंगे लेकिन फिर भी ज्यादा है इसमें बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर कम बनेंगे नॉर्मल रेजोनेंस से, लेकिन फिर भी बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक साइक्लिक कंपाउंड को कंपेयर करें जिसमें कार्बोकेटाइन है और एक लीनियर कंपाउंड को कंपेयर करें, तो किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा? डिपेंड करता है कहाँ कितना पाई बॉन्ड है। अगर सेम स्ट्रक्चर है, मतलब उनका फॉर्मूला सेम है और एक साइक्लिक एक लीनियर, दोनों जगह पे आरएस सेम बन रहा है, देखना पड़ेगा एक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे आर्बिट्री नहीं कंपेयर कर सकते। सर मतलब आपको ऐसा बोलना है कि अगर बैक बॉन्डिंग है और एक रेजोनेंस एक बैक बॉन्डिंग में एक बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल है। मैं बोल रहा हूँ 3-4 रेजोनेंस और सिर्फ एक बॉन्डिंग है तो भी बैक बॉन्डिंग ज्यादा है, ऐसा तो तो यहाँ पर क्या ऊपर प्लस बैक। अरे भाई साहब, यहाँ सिर्फ रेजोनेंस नहीं है ना, इन हाँ। सब में रेजोनेंस भी है, बैक बॉन्डिंग भी है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग। जैसे ये वाला केस, यहाँ सिर्फ रेजोनेंस है और यहाँ बैक बॉन्डिंग। यहाँ और भी रेजोनेंस होता ना तो भी इसी को ज्यादा बोलते, मैं ये बोल रहा हूँ, समझे? क्या आप कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग कर सकता है ये पहचान लोगे क्या? कौन सा कार्बोकेटाइन बैक बॉन्डिंग करता है पहचान लोगे? हाँ, और ये फैक्ट याद रखोगे कि बैक बॉन्डेड कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल। जैसे इसमें अगर ऐसे पूछूं, यहाँ NH है, यहाँ प्लस है, यहाँ O है, यहाँ प्लस है, ज्यादा स्टेबल कौन है इन दोनों? देखो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 उसने शेयर किया, 2 बचेगा,
तो ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 6 होता है, 2 शेयर किया 4 बचेगा। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन ही है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों? दोनों जगह बैक बॉन्डिंग है भाई, बैक बॉन्डिंग दोनों जगह है। जिस पे प्लस है वो जुड़ा है ऐसे एटम से जिसका स्लोन पेयर है, जिसमें प्लस है जुड़ा जिससे उसके स्लोन पेयर है। लेकिन सर जब ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा तो उसका एक ही लोन पेयर करेगा, एक लोन पेयर बच जाएगा, उसका हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल कौन ज्यादा स्टेबल है? NH ये वाला। लॉजिक अभी भी सही नहीं है। सर वो इसका रीजन वो है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपने आपको इलेक्ट्रॉन देने को ज्यादा ये नहीं करेगा, बिल्कुल। एन दे देगा। ये ज्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रोजन देखो, इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ लोन पेयर, कौन अपना लोन पेयर पहले देगा। अच्छा। इसके पास 5 भी है लेकिन दे ही नहीं रहा है। इसके पास एक है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं देना चाहता। तो जब कंपैरिजन की बात आएगी दो बैक बॉन्डिंग में, तो आप देखो लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटर बैक बॉन्डिंग बेटर स्टेबिलिटी, लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम better back bonding better stability, lone pair on less electronegative atom better back bonding better stability, good stability, है ना। Done? प्लीज क्रॉस क्वेश्चन करिए। लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, बेटर बैक बॉन्डिंग मोर स्टेबल, इज नॉट टोटल लोन पेयर, इट इज लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे नहीं है 4 लोन पेयर है तो ज्यादा स्टेबल है, ऐसा नहीं। लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम more back bonding tendency, more stability. Lone pair on less electronegative atom, more back bonding tendency, more stability. ठीक है। सर और वहाँ पे लास्ट वाला स्टेबल है ना ज्यादा। हाँ, ये फिर ये फिर ये, इसमें तो डाउट ही नहीं, ये तो बहुत क्लियर कट क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि भाई दोनों में बैक बॉन्डिंग दिख रहा है सर, दोनों में रेजोनेंस नहीं है, अब कैसे डिसाइड करें? समझ गए ना, दोनों में बैक बॉन्डिंग दिख रहा है सर। ठीक है, डन। तुम्हारा नाम ही भूल जाता हूँ, बताओ। आ रहे समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं ना, लिख रहा हूँ ना सब सही से, ठीक। ओके, आगे बढ़े। नाउ पाई ऑड इलेक्ट्रॉन, लास्ट लिख लो, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताता मैं, जैसे देखो अगर ऐसा है ना, और मान लेते हैं कि हमने जो CH बॉन्ड है यहाँ पर, sp3 कार्बन का जो CH बॉन्ड है, इसका होमोलिसिस कराते हैं, इस बॉन्ड का होमोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो होमोलिसिस से क्या बन जाएगा? एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल। और आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा डॉट होता है वो एक्चुअल में sp2 में होता है, सुना है कभी? कार्बन फ्री रेडिकल की वाइब्रेशन sp2 होती है। तो एक यहाँ पे हाफ फिल्ड p है और यहाँ पे 2 हाफ फिल्ड p तो है बट वो शेयर्ड है, ये दोनों भी हाफ फिल्ड p है ना, शेयर्ड है। तो एलाइल रेडिकल में भी रेजोनेंस है, एलाइल रेडिकल में भी रेजोनेंस है। गुड टू गो। देखो ना 3 पैरेलल p आ गया ना, 3 पैरेलल p में मैंने कंडीशन नहीं लगाया कि तीनों खाली होना चाहिए, तीनों फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, तीनों एम्प्टी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया था। क्या बोला था? बस p कंसेक्यूटिव पैरेलल p चाहिए, यस और नो?
तो एलाइल पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन बोलते हैं इसको। और इसमें ना आपको बॉन्ड लाइन डायग्राम में देखो ऐसे दिखाना है, क्या यहाँ रेजोनेंस है, बोलना है जिस पे डॉट है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिधर जुड़ा है उधर मल्टीपल बॉन्ड है, इतना सिंपल है। क्या यहाँ रेजोनेंस है हाँ है ना? क्या यहाँ रेजोनेंस है? अब ऐसा पूछा है कि कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। समझ में आया? बस आप ये देखो, जहां प्लस था, जहां माइनस था, जहां लोन पेयर था, ये सब वैसा ही था ना। वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उधर डबल बॉन्ड है, यही तो था। चाहे नेगेटिव देखो, पॉजिटिव देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन देखो, लोन पेयर देखो, सब में स्टोरी सेम है। बोलो, क्या ये रेडिकल स्टेबल है? यस। ये रेडिकल भी खतरनाक स्टेबल है, इसको बोलते हैं बेंजाइल रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल रेडिकल। बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी होता है, बेंजाइल कार्बेनाइन भी होता है, बेंजाइल रेडिकल भी होता है। बेंजाइल एलाइल भी होता है, एलाइल कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल। बेंजाइल कार्बोकेटाइन कार्बोनाइल और फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल देखो केमिस्ट्री में जनरली ऐसे एब्सोल्यूट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सारे रेडिकल को रेडिकल से कंपेयर किए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे तुम लोग सारे इंसान हो तो आपस में कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हें मंकी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो बताओ मंकी और तुम्हें कौन ज्यादा स्मार्ट है? हाँ? उसमें भी पता चला कि किसी के रिस्पेक्ट में मंकी जीत रहा है। हाँ? अरे एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल में और बेंजाइल कार्बन फ्री रेडिकल में कौन सा स्टेबल है? हमेशा बेंजाइल, बेंजाइल में ज्यादा रेजोनेंस है ना, इसमें डाउट नहीं है, दोनों रेडिकल ही है ना, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। नहीं कभी सुना नीट का एग्जाम कोई मंकी भी दिया? हाँ? अगले साल कंपटीशन बड़ा फेयर है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है ना कि एक हाथी है और एक स्नेक है, बोलते हैं दोनों पेड़ पे जड़ो, ये कंपटीशन, ऐसा तो नहीं हो रहा। सब इंसान है क्या? और तो और कुछ इंसान छोटे बड़े हैं, उसमें रिजर्वेशन आ जाती है, तो बहुत फेयर है, कोई गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग डिसेबल होते हैं, उनके लिए थोड़ा कम मार्क्स में भी होता है सिलेक्शन, ऐसा भी है नहीं। हाँ उनका उपाय नहीं है, मेंटली चैलेंज। हाँ मेंटली तो सब बीमार है क्या? तुम लोग को कैसे पता चलेगा जी कि मतलब जैसे कल सेशन हुआ था बच्चों का, तो कुछ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे बोल रहे थे आगे कि सर 15-20 दिन हीरो का क्लास हो गया, जो भी 11th में आए, तो बच्चे बहुत खुश हैं, सबको अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है ना? तुम भी खुश है? क्या बोल रहे हैं? लड़के बोल रहे हैं रील देख के आए। हाँ? वो रील देख के आए? किसने? 11th के 100 सेशन में सब रील देख रहे थे। अच्छा ये स्टार हो गया है? हाँ ओके फेमस हो रहा है जी तू। हाँ आपकी दुआ मेरी दुआ मुझे नहीं लग रही। हकीफा की दुआ सर, हाँ हकीफा की दुआ बोल रहा हूँ मेरी दुआ मुझे नहीं लग रही है। हाँ रोज हकीफा का आशीर्वाद लेता हूँ इसकी वजह से सब कुछ। देख लेना, ज्यादा आशीर्वाद दे दी तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ? नहीं लेकिन बोल रहे थे पेरेंट्स कि सर बच्चे तो आके घर में शेयर करते हैं कि अच्छा चल रहा है, सारे टीचर अच्छे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो मैंने ये क्वेश्चन कर दिया
कि जिस दिन आपको ये आके बोल दिया घर पे या बोल दी कि आज तो कुछ नहीं समझ में आया, क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आया, है ना, एकदम इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उस दिन आप क्या करोगे? है ना? सर ये जो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है कि जिस दिन यहाँ कुछ नहीं समझ में आया, ऊपर से मन भी नहीं कर रहा है, कुछ और ही मन कर रहा है करने का, क्या उस दिन कैसे तुम पढ़ाई करोगे? नहीं करेंगे, ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक ले लेंगे, वेरी गुड, तब तो हर दिन ब्रेक है। एवरीडे ब्रेक। सर आपकी मोटिवेशन एक दिन तो सब देखो तुम क्या करोगे नहीं करोगे, लेकिन मुझे लगता है 12th का जर्नी इन सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 11th हमने थोड़ा ठीक ठाक किया है, फोर्सफुली ही किया है, लेकिन ठीक किया है। तो 12th का जर्नी इज लाइक ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक थ्रेशोल्ड आ जाए कि मोटिवेशन, इंटरेस्ट, प्यार, मोहब्बत, नफरत, इमोशन सबसे ऊपर की बातें हैं कि भाई ये काम मिला है, करते हैं, निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तुम्हारे लिए ऐसा होना चाहिए कि आज मिला है ये होमवर्क, ना करते हैं, आज क्लास है ना, अटेंड करते हैं अच्छे से, क्लास के बाद देखेंगे मन है या नहीं है, होमवर्क हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। नहीं, ये जरूरी है, इंटरेस्ट से परे की बात है, और ये आदत वाली बात है, इसकी ट्रेनिंग होती है। अगर तुम्हें लगेगा ना कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन और मैं कुछ बोल दिया उस दिन जाके पढ़ लिया, ये आदत की बात है, और ऐसे ट्रेनिंग लोग कर लेते हैं, है ना। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, सुबह उठ के ब्रश करना, तुम्हें लगता है इसमें इंटरेस्ट है किसी को, या कोई सोचता भी होगा कि आज बड़ा मन कर रहा है ब्रश करने का? कोई सोचता होगा ऐसा? भाई उठा, भले ही वो सो रहा है तब भी जाके ब्रश करना शुरू। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? ये ट्रेनिंग है ना। मैं बताऊं, इवन फीवर भी है ना तो भी सुबह से उठ के ब्रश कर लो, ये ट्रेनिंग। इन सब चीजों से एकदम परे, मन कर रहा है नहीं कर रहा है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ब्रश खत्म भी हो गया, मतलब पेस्ट खत्म भी हो गया, तो भी उसको एकदम ऐसे निकालते हैं, नहीं ब्रश तो करेंगे, कुछ भी छोड़ते नहीं। ऐसा कभी देखा है कि खत्म हो गया सुबह सुबह और फिर ब्रश छोड़ दिए करना? किसी से मांग के लाते हैं, तुरंत ऑर्डर करते हैं, है ना, ब्लिंकिट। नहीं, क्या क्या करता है तू? बिग बास्केट। तुम्हें इतना क्या बिग लेना है? अरे सिंपल, जाके दुकान जाओ, खरीदो। खैर, बात की बात है, तो मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई ऐसी आदत हो जानी चाहिए इस साल। अगर आपने ऐसी ट्रेनिंग कर ली, जैसे आपकी ब्रश करने की ट्रेनिंग हुई है, सब सॉर्टेड है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फीवर होगा तो भी पढ़ोगे, बुक लेते रहे, सर्दी खांसी होगा तो भी पढ़ोगे। कभी ऐसा देखा है सर्दी खांसी फीवर हो 5 दिन ब्रश ही नहीं किया? कभी नहीं होता है ना भाई, क्यों नहीं होता? ऐसा तो नहीं मर जाओगे? हैबिट। तो इस साल डिसिप्लिन, मोटिवेशन, इन सब से भी ऊपर की बातें क्या है? पढ़ाई की ठीक है, आदत भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारा मन भाई, तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो बोलना था मैंने शेयर किया। 11th के बच्चे हो, 12th के हो, ये जितना जल्दी आदत हो जाए उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो बता दो, ये रेडिकल और ये रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है, और कहाँ रेजोनेंस है, कहाँ नहीं है? एक और रेडिकल यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ऐसा सवाल आ गया, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल।
थर्ड, फर्स्ट, सेकंड सबसे कम ना? हाँ। बढ़िया। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी, आपको याद होगा तो। अगर मैं ये रेडिकल बोलूं कंपेयर करने जहां कहीं भी रेजोनेंस नहीं है, वहां भी आपने आंसर किया है। ऐसे क्वेश्चन किया है हमने इन तीनों में। एक किसके बेसिस पे किया है? इंडक्टिव के बेसिस। याद करो, अगर यहाँ प्लस भी होता तो भी सेम आंसर होता। याद है? मैंने तो ये लाइन बोला था, ये भूल गया तो नाम ना लेना मेरा कि मैंने पढ़ाया है। बोला था ना, 3 डिग्री कार्बोडाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। तो ऐसे सवाल हमने किए हैं इंडक्टिव के बेसिस पे, जो एग्जाम में आएगा। अभी बात हो रही है कि कहीं रेजोनेंस है कहीं नहीं है। तो जहाँ रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल है, जहाँ ज्यादा रेजोनेंस है वो और ज्यादा स्टेबल है। यस और नो? क्लियर है? So this is all about conjugation. Now लिखिए, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में लिख दो या लिख लिया तुमने? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। और इसमें हाँ, इसमें कहीं रेजोनेंस रेडिकल तो है कहीं, लेकिन कहीं भी रेजोनेंस नहीं। ऐसा नहीं कि सारे रेडिकल रेजोनेंस करते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो रेडिकल जो ज्यादा रेजोनेंस करते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इवन मैं बताऊं, इसमें और इसमें कंपेयर करते तो इसको ज्यादा बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, यहाँ सिर्फ इंडक्टिव की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस जीत जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है? डन। लिखो, हाउ टू ड्रॉ resonating structures. How to draw resonating structures. मैं बताऊं, अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज रेजोनेंस, वाई रेजोनेंस, वेयर रेजोनेंस। वेयर ही अभी चल रहा, कहां रेजोनेंस है कहां नहीं है। एक मॉलिक्यूल का दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर होना because of delocalization of high energy electron is called resonance. The possible structures are resonating structures, canonical, contributing. Those are real or imaginary. Imaginary structure, real is the hybrid. तो इसके बहुत सारे फीचर्स भी पढ़े, वर्ड पढ़ा और बहुत सारे फीचर्स भी पढ़े। वाई में समझा कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में अगर फैल जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए रेजोनेंस एक स्टेबलाइज करने वाला फेनोमेना है। वेयर तो यही चल रहा था पिछले 2-3 लेक्चर से, हमने एक लेक्चर दे दिया डीलोकलाइज, लोकलाइज, लोन पेयर में। और फ्यूचर में अगर मैं ऐसा लिखूं और तुम ना बता पाओ तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना दुख होगा कि तुम नहीं बोल पा रहे हो कि सर लोकलाइज है या डीलोकलाइज। समझ गया ना? अभी इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि कार्बोकेटायन स्टेबल है या नहीं है, या कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, बैक बॉन्डिंग है या नहीं है, आना ही चाहिए। ठीक है? समझ गए? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
इसको ड्रॉ करने के समय सबसे पहले ये बात याद रखना है कि बिटवीन टू आरएस, मतलब जो दो, एक मॉलिक्यूल जो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं कि बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, ड्रॉ करने के समय इस बात का ख्याल रखो कि दोनों में सिग्मा बॉन्ड हमेशा सेम होगा। पाई बॉन्ड डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? दो आरएस के बीच में सिग्मा बॉन्ड सेम नहीं। ए और बी मान लो आपस में आरएस है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, है ना? जैसे बेंजीन को अगर दिखाना है ना, तो एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर दिखा दिया और एक दूसरा दिखा दिया पूरे पाई बॉन्ड को एक शिफ्ट करके, ये दोनों है आरएस नहीं? यस नो? अगर मान लो एसीटेट ही दिखाना है तो एक ऐसे दिखा दिया और दूसरा ऐसा दिखा दिया, यहाँ माइनस यहाँ डबल, नहीं समझे? तो बिटवीन टू आरएस, ये ए ये बी, दो आरएस में सिग्मा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड मे नॉट, मस्ट नहीं है, मे बी सेम मे नॉट बी सेम। दो आरएस के बीच में पाई बॉन्ड मे और may not be same। बड़ा इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ each atom remain intact। एटम की शिफ्टिंग नहीं होती, इंटेक्ट क्या होगा इसको? समझ गया? सही है, रिमेन इंटेक्ट। एटम कहीं इधर उधर नहीं जाता भाई, वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जो एटम जहां है वहीं रहता है। ऐसा नहीं समझना कि ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग किया तो यहाँ पे इसको पूरा शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं, अभी भी 1 2 3 है। जो एटम जहां है फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, सेकंड में भी वही। इट इज नॉट शिफ्ट ऑफ एन एटम, है ना? नॉट शिफ्ट ऑफ एन एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, समझे? इट इज shifting of high energy electron और electrons। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की भी शिफ्टिंग नहीं है। नॉट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस इज नॉट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस इज शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो ड्रॉ करने से पहले ये तो समझे कि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो तुम ड्रॉ कर रहे हो वो सही है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे हाँ वो दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पता है पहला और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेट चार्ज हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि पहला आरएस न्यूट्रल है तो दूसरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पहला न्यूट्रल है तो उसके सारे आरएस न्यूट्रल ही होंगे। क्या बोले, समझ में आया? लिखो लिखो फटाफट लिखो। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पहले ड्रॉ करने से पहले कुछ जज्बात बता रहा हूँ कि दो आरएस के बारे में क्या क्या याद रखना है, बिटवीन टू आरएस क्या याद रखना है, ठीक है? कैसे समझाएं इन लोगों को? हाँ ये पहले बोलना था ना जी, मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसको ऐसे लिख देता हूँ, बिटवीन टू आरएस या टू और मोर आरएस, टोटल सिग्मा बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ईच एटम रिमेन इंटैक्ट। गुड टू गो। नेक्स्ट, टोटल चार्ज सेम। टोटल चार्ज सेम करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा समझा दूं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है क्या पहले वाले मॉलिक्यूल में? बॉन्ड लाइन डायग्राम देखो, कोई चार्ज है क्या? कहीं कोई चार्ज है? प्लस माइनस चार्ज नहीं है ना जी, बोलो कोई चार्ज है? नहीं। नो चार्ज।
इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना ऐसे बनता है, बनाना सीखेंगे अभी, टॉपिक तो वही दिया है, ऐसे बनता है। इसी का एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। तो देखो तो इसमें हर एटम का पोजीशन सेम है, यहाँ पाई बॉन्ड 2 है, यहाँ पाई बॉन्ड 1 ही है। हाँ अच्छा यहाँ पे तुमको लगेगा चार्ज आ गया, लेकिन नेट चार्ज क्या है? सेम इस पे नेट चार्ज कितना है? 0। इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है? तो आई एम टॉकिंग अबाउट नेट चार्ज। ऐसा हो सकता है पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी एटम पे चार्ज नहीं होगा, लेकिन दूसरे में प्लस माइनस आ जाए, लेकिन नेट चार्ज तो 0 ही हो गया ना। अरे बोलो, नेट चार्ज 0 हो गया। क्लियर हो रहा है? बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? डन? Next, energy of each RS should be comparable. Must be exactly same, ऐसा नहीं है। Energy of each RS should be comparable. मतलब एक की एनर्जी अगर मान लो 5 है तो दूसरी की 5000 नहीं हो सकती। एक की 5 जूल है तो दूसरी के 5000 जूल नहीं हो सकती, अदरवाइज वो RS है ही नहीं। अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपस में एक्सेप्टेबल है, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कंपेरेबल। Energy of all RS should be comparable. Energy of all RS should be comparable. समझ गए? टाइम मत काटो यार, लोगों को देख के लग रहा है कि 2 घंटे का आदत ही छूट गया लोगों को नहीं पढ़ने का। ये 10 बार घड़ी देख रहा है, पीछे देख रहा है। जिंदगी सब लोग काट लेते हैं, कट जाएगा जिंदगी, टेंशन नहीं है। हाँ? क्या? Energy of possible resonating structure should be comparable. Energy of possible resonating structure should be comparable. समझ रहा है? तो घड़ी एक बार भी देखा ना, मेरा घड़ी जो है आज घड़ा बन जाएगा। ऐसा लग रहा है फॉरवर्ड बैक हो रहा है क्या? ऊपर 20 स्लाइड कर दिया। तू समझ के भी ना समझ बन रहा है, मुझे इसी बात का दुख है। हाँ? Energy of all possible RS should be comparable, है ना? क्या? देखो ऐसा है कि काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, मेक श्योर कि वहाँ निशान बन जाए। मेक श्योर कि ये प्रॉब्लम अरे भी और भी है ना? काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और जिस रास्ते पे चलो मेक श्योर कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल इतना अच्छा बात बोला, इसको हल्के में ले लिया। हाँ? क्या बोला? तुमसे ज्यादा ही वेट होगा उसका। ओके साइलेंस। 2 RS में क्या सेम रहेगा? एनर्जी लगभग कंपेरेबल रहेगा। और भी पॉइंट्स हैं जो थोड़े समय के बाद लिखवाता हूँ, थोड़ा गैप देके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं, ठीक है? आधा पेज छोड़ो।
बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। अभी इसी में चाहते तो तुम लिख देते कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, ये सब पॉइंट्स है ही ना उधर। क्या they are formed because of delocalization of high energy electron in parallel p or d orbital, ये सब तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पॉइंट है ना। बहुत सारे पॉइंट्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, जो पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ओके, नाउ रेजोनेंस करना है तो सबसे पहले हम रेजोनेंस कर लेते हैं पाई नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, पाई नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन। देखो कितना सिंपल है, मैं एरो वगैरह नहीं देता, अगर ये है बोलता है यहाँ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, होगा बोलेगा इसका दूसरा कितने स्ट्रक्चर होंगे इसका, तो बस